नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। और मैं यूपी के स्पेशल पेपर नंबर 6 का यूनिट 2 जनसंख्या और ऊर्जा से संबंधित मैं क्वेश्चन करा रहा था। तो यूनिट 2 का ये लास्ट क्वेश्चन है ना। और लास्ट क्वेश्चन सीधा फैक्चुअल वाला उठा रखा है हमने कि उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति जो 2021 आई थी उसके प्रमुख प्रावधान क्या थे वो बताना है आपको, उनका उल्लेख करना है और उसका फिर आलोचनात्मक मूल्यांकन भी करना है। यूपी जनसंख्या नियंत्रण के लिए, यूपी की जनसंख्या पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है ना। तो उसको कंट्रोल करने के लिए उत्तर प्रदेश ने जनसंख्या नीति लेके आई थी 2021। तो नई जनसंख्या नीति 2021, उसके क्या क्या प्रावधान थे वो आपको बताना है और उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। ठीक है, ये आपका फोकस पॉइंट रहेगा। अब देख लेते हैं आंसर क्या है आपका। ठीक, अब इसमें आंसर में तुम कहोगे कुछ ज़्यादा कलाकारी करिए। कलाकारी तुम प्रस्तुतिकरण में ही कर सकते हो, बाकी तो नई जनसंख्या नीति का डाटा आप कहीं से भी निकाल करके डाल सकते हो, है ना। ऑफिशियल साइट पर ही पड़ा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इसको हल्का छोटा कर लेते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रहा है। बिल्कुल, जब जनसंख्या ज़्यादा होगी तो एक परिवार में जनसंख्या ज़्यादा हो तो वहाँ परेशानी हो जाती है। इस परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार ने 2021 में जनसंख्या नीति 2021 से 30 लागू की। इस नीति का उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना और सतत विकास को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, और बॉडी पार्ट में पूछा था कि इसके प्रमुख प्रावधान क्या हैं, तो आप इसके प्रमुख प्रावधानों को बताइए। देखिए क्या क्या प्रावधान है कि कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट जो है यूपी का, वो 2026 तक 2.1 पे लेकर आना है। तो इसका मतलब अभी कितना 2.4 है यूपी का, है ना। तो उसको लेके आना है 2.1 तक 2026 तक, फिर 2030 तक लेके आना 1.5 1.9 तक। ठीक है, 5 साल का रखा है इन्होंने कि 2025 तक, मतलब 5 साल, फिर उसके बाद 5 साल, तो कम करते जाना है कुल प्रजनन दर जो यूपी की है उसको। पहला टारगेट ये है इसका प्रावधान। ठीक है, शिशु मृत्यु दर को भी घटाना है, वो 2026 तक 32 करके करनी है, जो अभी प्रेजेंट में 43 है, और 2030 तक करके लेके आनी है 22 तक, है ना। तो मेन टारगेट 2030 तक अगर आप देखोगे तो 22 तक है। ठीक है, मातृत्व मृत्यु दर भी घटानी है, और मातृत्व मृत्यु दर जो अभी 197 है उसको 2026 तक 150 तक लेके आना है, और 2030 तक लेके आना है 98 तक। ठीक है, अंडर 5 मृत्यु दर ये बच्चों की है, जो 5 साल तक, 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो मृत्यु दर है उसको भी कम करना है। 2026 तक 35 तक लेके आना है, जो करंट में 47 है उससे, और 2030 तक उसी आंकड़े को 25 तक पहुंचाना है ना। ये जो आंकड़ा होता है वो 1000 जीवित बच्चों पर होता है, 1000 जीवित बच्चों पर। ठीक है ना। चलिए, और अगला है कि गर्भ निरोधक का प्रयोग बढ़ाना। मतलब अनवांटेड चाइल्ड्स भी तो हो जाते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं हमने कोई प्लानिंग नहीं करी थी, हो गया, अब हो गया तो भैया हो जाने दो, है ना। तो गर्भ निरोधक का प्रयोग बढ़ाना, 2026 तक कोशिश करेंगे कि 45% तक हो सके, जो अभी 32% तक लोग यूज करते हैं। 2030 तक उसका 52% तक इस्तेमाल हो सकता है, ये टारगेट रखा है ना। पुरुषों के गर्भ निरोधक विधियों को बढ़ाना, है ना, जो मेथड्स हैं पुरुष इस्तेमाल करते हैं उनकी विधियों को और बढ़ाना है। 2026 तक टारगेट है कि 15% तक लगभग किया जा सके, जो अभी 10.8 मतलब लगभग 11% तक है। ठीक है, तो ये आपके प्रमुख प्रावधान हो गए। अब इस योजना में सिर्फ टारगेट ही नहीं रखे कि इतने परसेंट से इतने परसेंट तक लाना, इसमें कुछ और योजनाएं भी हैं, क्योंकि किसी भी पॉलिसी को लाने के लिए वो लेके आई जाती है पब्लिक के लिए, तो पब्लिक को प्रोत्साहित भी किया जाएगा किसी चीज़ के लिए, और कहीं कहीं उनको हतोत्साहित भी किया जाएगा। अच्छे काम करने के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा और बुरे काम करने के लिए उनको हतोत्साहित किया जाएगा। तो उन्हीं प्रमुख प्रावधानों में हम देखते हैं कि क्या क्या प्रावधान है। ठीक है, नीति में बुजुर्गों की देखभाल तथा 11 से 19 वर्षों के किशोरों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना निश्चित किया गया उसमें कि सुनिश्चित करेंगे, जिसमें बुजुर्गों की देखभाल की जाएगी, है ना, बुजुर्गों की देखभाल करना, और 11 से 19 वर्ष के किशोरों को शिक्षा का ध्यान, स्वास्थ्य का, पोषण का ध्यान रखना, उसका बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना, ये उसमें एक प्रावधान रखा है। 2 चाइल्ड पॉलिसी इसका मेन प्रावधान मान के चलो आप कि इसका ये 2 चाइल्ड पॉलिसी बेहतरीन प्रावधान है। और ये 2 चाइल्ड पॉलिसी में क्या योजना है, 2 या उससे कम अगर बच्चे हैं और वो कर्मचारी हैं, मतलब सरकारी कर्मचारी, अगर वो जॉब करते हैं सरकारी, तो उनको क्या फ़ायदे मिलेंगे। देखो, पदोन्नति, पद में उन्नति होगी, वेतन वृद्धि होगी, आवास योजनाओं में रियायतें मिल जाएंगी इनको, और अन्य सुविधाएं होंगी काफ़ी, है ना। जैसे लोक सेवक है उनको फिर 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि भी मिलेंगी। अतिरिक्त मतलब अन्य को जो नॉर्मल मिलने वाली थी वो तो नॉर्मल मिलेंगी,
लेकिन उनको 2 अतिरिक्त मिल जाएंगी, ठीक है ना। और 12 महीनों का मातृत्व और पितृत्व अवकाश मिलेगा, ठीक। पूर्ण वेतन और भत्ते मिलेंगे। किसको? ये पितृत्व अवकाश जब लेंगे तो उस पितृत्व अवकाश में उनको पूर्ण वेतन और भत्ते भी मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, जो लोक सेवक नहीं है, जो सरकारी कर्मचारी नहीं है, तो उन लोगों के लिए क्या है? क्योंकि ज़्यादातर तो ऐसे ही है ना जो सरकारी कर्मचारी नहीं है, तो जनसंख्या अगर नीति लाई गई है तो उनके लिए भी तो कोई प्रोत्साहन दिया जाए, तब तो वो अपने बच्चों को कंट्रोल करेंगे। बोला चलने दो भाई। उन्हें पानी, आवास, गृह ऋण पर करों में छूट का लाभ मिलेगा। अच्छा, ये वाले प्रावधान देख करके आपको ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि ये शहरों के लिए ज़्यादा बनाया गया है? गांव के लोगों के लिए क्या दिया है फिर इसमें? जैसे पानी में, आवास में, गृह ऋण में छूट। गाँव में तो वैसे भी कहीं भी घर बनाओ, अपना खेतों में बना लो, पानी तो है ये पर्याप्त। शहरों में ही दिक्कत है इस सब की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रसूति केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ये भी एक इसमें प्रावधान है ना। दूसरा, नसबंदी को प्रोत्साहन दिया गया है कि नसबंदी को प्रोत्साहित किया जाए। कैसे? अगर कोई स्वैच्छिक नसबंदी कराता है और स्वैच्छिक नसबंदी कराते टाइम उसकी एकमात्र संतान है, अगर वो एकमात्र संतान लड़का है तो नसबंदी कराने पे उसको एक मुश्त मतलब 80,000 रुपये प्राप्त होंगे। तो भैया जागरूकता फैलाओ, तुम्हारे आसपास अगर ऐसे लोग हैं तो कहना 80,000 रुपये ले लो भैया, नसबंदी करा लो, ठीक है। और अगर और ज़्यादा दिलेर बन सकता है ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला कॉन्सेप्ट में अगर यकीन करता है कि यदि उसकी एकमात्र लड़की है और उसके बाद वो नसबंदी कराता है तो उसमें प्रावधान किया गया है कि अब उसे 80,000 नहीं मिलेंगे, अब 1 लाख रुपये मिलेंगे। ठीक है ना, एक ये भी है। अच्छा, अब ये प्रोत्साहन वाला ऊपर हमने देख लिया, हतोत्साहित भी तो किया जा रहा होगा कि अगर आप पॉपुलेशन ज़्यादा रखते हो, जनसंख्या ज़्यादा रखते हो तो हतोत्साहित भी तो किया जाए। कैसे? अगर आपके 2 बच्चे से अधिक है तो सभी जो राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके लाभ से उन्हें वंचित कर दिया जाएगा। वे स्थानीय चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। स्थानीय चुनाव कौन से? यही जो म्यूनिसिपैलिटी वाले होते हैं, नगर निगम, नगर पालिका और ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत वाले इलेक्शंस, उनमें वो चुनाव नहीं लड़ सकते, ठीक है। अब 2024 चल रहा है, 2021 की नीति है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है ग्राउंड पे आइडिया नहीं है यार। राज्य के अंतर्गत सरकारी नौकरियों तथा सब्सिडी के लिए आवेदन करने के लिए अपात्र होंगे। राज्य के अंतर्गत जितनी सरकारी नौकरियां निकलेंगी तथा जो सब्सिडी जिस चीज़ पे मिलती होगी उसके लिए वो अपात्र होंगे, आवेदन नहीं कर पाएंगे, ठीक। पदोन्नति नहीं पा सकेंगे। राशन कार्ड 4 सदस्यों तक सीमित होगा। अगर आपका तीसरा बच्चा हुआ तो तीसरा बच्चा क्या होगा? उसके लिए राशन कार्ड नहीं बनेगा, उसके लिए अनाज नहीं मिलेगा, ठीक है। ये बंदोबस्त किए गए, चलो ठीक है, मान लिया। प्रावधान हमने देख लिए। फिर कह रहे थे कि इस नीति का आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। तो आलोचनात्मक मूल्यांकन आप कैसे करोगे? तो आप नीति के प्रभाव निम्नलिखित होंगे, प्रभाव बताओगे कि सकारात्मक प्रभाव है, इसके नकारात्मक प्रभाव भी है। तो दोनों हम देख लेते हैं कि सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव कौन कौन से हैं, ठीक है। एक तरफ सकारात्मक लिख लिया, दूसरी तरफ नकारात्मक लिख लिया। तो सकारात्मक प्रभावों को देखते हैं कि अगर ये जनसंख्या नीति पूरी तरह से प्रभावी रूप से क्रियान्वित की जाती है तो क्या फ़ायदे होंगे। पहला पॉइंट तो इसी के लिए लेके आया गया कि जनसंख्या नियंत्रण हो सके, है ना। तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रभावकारी है। अब जब जनसंख्या कम होगी तो महिला सशक्तिकरण में सहायता मिलेगी। आप कहोगे कैसे मिलेगी भाई महिला सशक्तिकरण में? अब एक महिला अगर अपने पूरे जीवन काल में जब तक वो बच्चों को जन्म दे सकती हैं तब तक अगर 6-7 बच्चे हो तो वो अपनी खुद की लाइफ कैसे जिएंगी, किसी और चीज़ में कैसे ध्यान लगा पाएंगी? अब हम दो, हमारे दो, तो उसके बाद वो अपने ऊपर भी ध्यान दे सकेंगी, अपनी हेल्थ पे ध्यान दे सकेंगी, बाकी अपने जो और करना चाहती हैं जीवन में उस पर ध्यान दे सकेंगी। तो महिला सशक्तिकरण में सहायता मिलेगी, ठीक है। गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी में भी कमी आएगी। बच्चे कम होंगे तो अच्छे खाएंगे, पिएंगे, पढ़ेंगे, है ना, तो कमी आएगी। राजस्व बोझ कम होगा। अब राजस्व बोझ कैसे कम होगा? अब सपोज करो कि 80 करोड़ आबादी को जो है गवर्नमेंट, हमारी भारत सरकार अगर टोटली देखा जाए तो अनाज देती है। अब जब जनसंख्या कम होगी तो गवर्नमेंट में राजस्व भी तो बोझ कम होगा। तो इसी तरीके से राजस्व बोझ कम होगा। पलायन रोकने में सहायता मिलेगी। पलायन आप कहोगे कि कैसे पलायन रोकेगा भाई? देखो, गाँव में प्रचंड बेरोजगारी होती है, मतलब जो खेती बाड़ी है उससे ज़्यादा घर में सदस्य हैं, उनकी इतने की ज़रूरत होती है लेकिन सारे लगे पड़े। बाकी लोग पलायन करके शहरों में अपना कमाने खाने आ जाते हैं। जब जनसंख्या कम होगी तो खेती बाड़ी भी उसी में अपना गुजारा बसर हो सकेगा और पर्याप्त रूप से उनको चीज़ें मिल सकेंगी, तो पलायन भी रुकेगा, ठीक है ना। तो ये हमने देखा कि सकारात्मक प्रभाव इसके हैं। अच्छा, नकारात्मक प्रभाव भी कुछ हो सकते हैं, क्योंकि
अगर आप कोई बाध्यकारी नियम किसी पे लागू करते हो तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है थोड़ा सा नेगेटिवली, वो देख लेते हैं कैसे पड़ेगा। सनमैटा वरीयता को बढ़ावा मिलेगा। जब बात ये हो गई है कि आपके 2 ही बच्चे हों, हम 2 हमारे 2 टू चाइल्ड पॉलिसी अगर लागू कर दी गई, और लोग समाज में आज भी वैसे हैं कि लड़के को प्रीफर करते हैं कि लड़के होने चाहिए, तो क्या गारंटी है कि चेक करा करके लड़कियों का गर्भपात नहीं कराया जाएगा, है भ्रूण हत्या नहीं होगी बच्चियों की। तो सनमैटा वरीयता है समाज में, तो सनमैटा वरीयता को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, है ना, क्योंकि पुत्र प्राप्ति की चाह। इससे क्या होगा, असुरक्षित गर्भपात के केस बढ़ेंगे। संभावना तो है ना, संभावना हम देख रहे हैं कि नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकते हैं। सांस्कृतिक बाधाओं के कारण परिवार नियोजन उपायों को स्वीकारने में कठिनाई है। देखो बहुत सारे लोग, जैसे समाज है, मुस्लिम समाज में ही बोलते हैं कि बच्चे अल्लाह की रहमत से आते हैं, तो ये जितने भी रूल्स रेगुलेशन आते हैं बच्चों को कंट्रोल करने के, इसमें कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए जितने बच्चे हैं। जैसे अभी एक जल्दी में मूवी आई थी हमारे बारे, है ना, हमारे बारे शायद नहीं देखी होगी, तो सोसाइटल मूवी है, बहुत बेहतरीन मूवी है। एक महाराजा मूवी थी, वो भी बहुत ज़बरदस्त थी, तो सामाजिक की कृतियों को दिखाते हैं। तो सांस्कृतिक बाधाओं के कारण भी जो परिवार नियोजन के प्रोग्राम हैं वो स्वीकारने में कठिनाई हो सकती है। ठीक है, कोई बात नहीं। बाध्यकारी उपाय समाज में असंतोष पैदा कर सकते हैं। देखो नॉर्मली आप अपने मन से कोई चीज़ें करते हो तो वो एक अलग चीज़ है, जब कंट्रोल किया जाता है तो वो चीज़ नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है फिर, है ना, उसमें न्यूटन का 3rd लॉ लागू हो जाता है, क्रिया का प्रतिक्रिया आती है फिर। ठीक है, चलिए ठीक है, हमने दोनों देख लिए कि जनसंख्या नीति 2021 उत्तर प्रदेश की जो लाई गई, इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। आगे की राह क्या हो सकती है कि इसको और बेहतर तरीके से लागू किया जा सके, तो वही हम देखते हैं आगे की राह में कि आगे की राह क्या पॉइंट आप डाल सकते हो उसमें। ठीक है ना, नीति का प्रभावी क्रियान्वयन हो। ठीक है, कलर थोड़ा सा ज़्यादा चटकीला लग रहा है, ये इसे ही ले लेते हैं। सशक्त और कुशल प्रशासनिक तंत्र हो। व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाए। जन जागरूकता तो जनता की तो भागीदारी है ही है इसमें, जनता राजी हो जाए तो फिर कानून बनाने की जरूरत ना पड़े भाई। तो जनता को जागरूक किया जाए फिर उस चीज़ के लिए, और जो प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं उन प्रोत्साहन, अब देखो आप ही इस वीडियो को देखोगे तो आप बता दो आप कितनों को पता था इसमें कि ये प्रावधान भी हैं इसमें। तो यही तो जागरूकता की बात है कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी तो उससे संबंधित जो प्रावधान है, जो प्रोत्साहन संबंधी प्रावधान है या हतोत्साहित करने के लिए जो प्रावधान है, उनके प्रति जन जागरूकता तो चलाई जाए, लोगों तक पहुंच तो बनाई जाए उस कार्यक्रम में क्या पॉलिसी में प्रावधान है। तो व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाए। महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। महिला अगर शिक्षित होंगी तो परिवार नियोजन में उनकी बहुत बड़ी भागीदारी होती है, उस पर हम क्वेश्चन पीछे देख चुके हैं। सांस्कृतिक और धार्मिक बाधाओं को दूर किया जाए, है ना, सांस्कृतिक और धार्मिक बाधाओं को दूर किया जाए, क्योंकि देखो जैसे कोई समुदाय है, अगर उस समुदाय के जो नेता हैं या धार्मिक गुरु हैं, है ना, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अगर उनको शामिल कर लिया जाए तो इस चीज़ को भी दूर किया जा सकता है। ठीक है ना, और नियमित मूल्यांकन और निगरानी हो। नियमित मूल्यांकन, जो पॉलिसी आप लेके आए हो उसका नियमित मूल्यांकन हो, निगरानी हो, क्योंकि हर पॉलिसी में जो पब्लिक होती है वो लूप होल्स निकाल करके उसका फ़ायदा उठा ले जाती है। आप जितनी भी पॉलिसी देख लो, हर चीज़ में करप्शन है, तो इसके भी लूप होल्स होंगे, इसमें से भी पार पा जाएंगे। तो इसलिए नियमित मूल्यांकन और निगरानी होनी चाहिए, है ना। और आप देख सकते हो कि जनसंख्या नियंत्रण जो कानून है उसका एक कानूनी ढांचे की स्थापना करनी चाहिए। अभी तक क्या ये लागू हो पाया, नहीं हो पाया, बताओ आप मुझे, आपकी तरफ है ऐसा कुछ क्या? हाँ, ऐसा कुछ कोई केस आपने देखा हो कि ऐसा हुआ है, हाँ जी 2 लोग हैं और उनको नौकरी में कोई या फिर सब्सिडी नहीं मिल रही किसी चीज़ में। और प्रोत्साहन जितनी भी योजना है उनका क्रियान्वयन करो, जो प्रोत्साहित करने के लिए योजना बनी हुई है। ठीक है, जैसे 2 बच्चों तक सीमित रहने वाले परिवारों को जो दी जाने वाली प्रोत्साहन योजना है उनका प्रभावी क्रियान्वयन करो, लोगों तक पहुँचाओ उसको। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। कंक्लूड कर देंगे इसको यहाँ। ठीक है ना, थोड़ा बड़ा था, मैंने बड़े में पूरा कवर करने की कोशिश करी थी। इसका अगर 70% भी इधर से उधर हम घुमाएंगे तो कंप्लीट क्वेश्चन है। इस प्रकार यूपी की जनसंख्या नीति 2021-30 एक महत्वपूर्ण कदम है, बिल्कुल है, जो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयासरत है। बिल्कुल जी, इस नीति का अगर सफल क्रियान्वयन हो जाए तो ये राज्य की आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन लाने में संभव है। ठीक है ना, इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। ओके, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी मैंने इसको डिस्कशन किया है, इसके काफ़ी प्रावधान थे वो मैंने सारे लाने की कोशिश करी, उसमें से कुछ प्रावधान भी अगर आंसर लिखने को आएगा तो 8-10 मिनट में आप लिख सकते हो। 70% भी अगर पकड़ जाओगे तो भी कंप्लीट हो जाएगा, है ना।
इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत क्या, जल्दी जल्दी में शॉर्टकट लिखा जाएगा, तो 15 मिनट में ये क्वेश्चन कराया हमने, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।